हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएवी स्कूल्स में होने वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की। बेसिकली डीएवी स्कूल्स, डीएवी मैनेजिंग कमेटी हर साल हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स की, जो दो सैम्पल पेपर्स होते हैं, जिसमें हम पहला सैम्पल पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को समझ सकें। ये पहली वीडियो है इस सैम्पल पेपर की। इसके बाद सेकंड वीडियो जो पार्ट 2 के नाम से आएगी, उसमें सेकंड पेपर को हम कवर करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पेपर। तो ये है हमारा पहला मॉडल टेस्ट पेपर जो हम इसमें शुरू करेंगे। पहले तो हर पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चंस कवर करेगा, सेक्शन ए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ 140 रूट एक्स प्लस 315 इज इक्वल्स टू 1015 देन एक्स इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये पूछ क्या रहा है, ये कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसको हमें बड़े ध्यान से देखना होता है। तो क्वेश्चन 140 रूट एक्स प्लस 315। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, यहाँ गिवन है 140 रूट एक्स प्लस 315 इज इक्वल्स टू 1015। तो हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखते हुए पता करना है कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से 315 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ट्रांसपोज के हिसाब से, रूल के हिसाब से यहाँ पे 315 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1015 माइनस 315, जो कि होता है 700। तो यहां से आंसर आ जाएगा 700। और यहां क्या बचा, 140 रूट एक्स एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब 140 यहाँ रूट एक्स के साथ क्या है, हमें पता है जब भी कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 140 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये वहां जाके होगा डिवाइड। डिवाइड करने के बाद या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद कुछ किसी नंबर से हमें इसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0 से 0 कट रहा है, 70 और 14 ये कटेगा 2 पे। इसको अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 35 और 2 7 जा 14, ये और कैंसिल होगा, 7 से 35 को कैंसिल किया 5, ये आ गया रूट एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से रूट कैसे हटाएं, तो याद रखिए जब भी हमें रूट हटाना होता है तो हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे और उधर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो यहां से जब रूट एक्स का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहां बचेगा x और यहां आ गया 25। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन में 25, ये रहा डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ है क्वेश्चन 2, एक्स पावर 7/2 इंटू रूट वाई बाय एक्स पावर 5/2 इंटू रूट वाई क्यूब। तो हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। तो फटाफट से देखते हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर का एक रूल याद करते हैं जिसमें वो कहता है कि अगर बेस सेम हो, ध्यान से देखिए यहाँ है एक्स, यहाँ है एक्स, बेस दोनों के सेम है और ये हो रहा है आपस में डिवाइड, तो पावर क्या होंगी, माइनस। तो ये रूल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने होते हैं। तो यहाँ से देखिए 7/2 माइनस होता है 5/2 से, x का काम हो गया। अब y की बारी आती है, तो y को यहाँ लिखा है y रूट y, और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो जिसको ये नहीं पता उसके लिए हम बता दें कि ये y अगर रूट में होता है तो रूट हट के वो पावर चली जाती है, और पावर क्या होती है 1/2। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे बचा था रूट वाई क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। रूट वाई क्यूब लिखने का मतलब है, जैसा कि अभी मैंने बताया, जब रूट होता है तो पावर लगती है 1/2 और क्यूब तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ ये हो गया 1/2। तो एक्सपोनेंट चैप्टर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी पावर आ जाएगी 7 माइनस 5 विच इज 2/2 इंटू, और यहाँ पे क्या हो गया y पावर हाफ, और
डिनोमिनेटर में देखें तो y की पावर 3 और 1/2, 3 और 1/2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। रूल्स के अकॉर्डिंग मैं दोबारा बोल रहा हूं कि इसमें हमें रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, फॉलो करने हैं। 2/2 क्या हो गया, कैंसिल होके ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2/2 यहाँ से बचता है 1, तो x तो अकेला बच गया। अब y का देखें तो y है ऊपर 1/2, नीचे है 3/2। तो अगर हम एक बार को इसको ऊपर भी ले जाए, किसको, 3/2 वाले को, क्यों, फिर से वही रूल यूज हो रहा है, बेस सेम, यानी दोनों के नीचे y है और आपस में है डिवाइड, तो बेस सेम पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये आपस में हो रहे हैं डिवाइड। तो 1/2 माइनस 3/2, इन दोनों की पावर को हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x, y की पावर, दोनों के नीचे 2 है, तो न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आया -2, क्योंकि 3 बड़ा है उसका साइन आएगा माइनस का, -2/2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1, तो यहाँ से क्या आया, x y पावर -1। क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है, चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन में x/y नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, यानी हमें इसको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या होगा, y की पावर है -1, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो जब ये डिनोमिनेटर में गया तो ये बन जाएगा x/y। यस, हमारे पास ये ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो हमारा यहाँ से आंसर होता है ए ऑप्शन। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन से, डायरेक्ट एंड इनवर्स वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी क्वांटिटी इनवर्सली वेरी करती है। इनवर्सली का मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, इनवर्सली का मतलब होता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टैक्सी फेयर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो टैक्सी का फेयर, किराया कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फेयर भी ज्यादा होगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये तो होता है डायरेक्ट इनवर्स, तो ये इनवर्सली नहीं है। आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन। स्पीड बढ़ेगी तो हमें कहीं पे भी पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। ऑब्वियसली स्पीड हम बढ़ा देते हैं अगर गाड़ी की, तो हमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहां से ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हमारा आंसर होता है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a% इज द डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस x, देन डिस्काउंट इज, मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया है डिस्काउंट परसेंट, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, d% से। तो d% डिस्काउंट परसेंट हमें दी हुई है a%। उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑन मार्क प्राइस x, तो हमें यहाँ से mp भी दिया हुआ है, तो mp हो गया x। हमें निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन mp इंटू 100। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दें, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है a%, तो यहाँ आ गया a। डिस्काउंट है नहीं है, हमें डिस्काउंट निकालना है, तो d से ही डिनोट कर देते हैं। mp हमें दिया हुआ है x इंटू 100। तो जब हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है तो मतलब d को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे कैसे जाएगा, x हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो x उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 100 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 100 इधर आके यानी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का बन जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो 100 आया नीचे और यहाँ बचा सिर्फ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा था, आंसर आ गया ए एक्स बाय 100, यानी a इंटू एक्स बाय 100, जो कि हमें यहाँ पे a मिल रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ x नीचे है, ये ऑप्शन नहीं है। a और x दोनों ऊपर हैं, तो यस, सी इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 18। मतलब हमें यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, हमें इसको यूज करना है ताकि हम वैल्यू निकाल सकें x माइनस 1/x की। हमें पता है कि x माइनस 1/x का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से क्या होने वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने वाली है, जो कि होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। आइडेंटिटीज लर्न होंगी तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो अगर a स्क्वायर करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b², b है यहाँ पे 1/x, तो इसका जब स्क्वायर किया तो 1/x का होल स्क्वायर हो गया 1/x²। और ध्यान रखिए बीच में यहाँ पे माइनस है, तो आइडेंटिटी लगेगी -2ab की। तो यहाँ हो गया 2 इंटू ए यानी x और b यानी 1/x। यहाँ से देखा जाए तो x ऊपर है, यहाँ x नीचे है, तो दोनों होते हैं कैंसिल।
अब x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से क्या आ गई, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद बचा -2। -2 इसलिए बचा क्योंकि x और x तो हो गया कैंसिल। अब क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ से दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यानी जहां भी हमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा हम वहां पे 18 डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आ गया 18 -2, और इस साइड क्या था, यहाँ तो था भाई x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अपनी राइट हैंड साइड देखें तो 18 -2 होता है 16, और यहाँ है x माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर। तो हर स्टेप को ध्यान से समझें ताकि आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना करें, अगर ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 है 4 का स्क्वायर, तो यहां से बन जाता है x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर होता है कैंसिल, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू बची 4, तो ऑप्शन में है 4, तो हमारा आंसर आ गया ए, आंसर इज 4। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर कोफिशिएंट ऑफ y इन द पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस y बाय 3, मतलब हमें y स्क्वायर माइनस y बाय 3 में क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। और कोएफिशिएंट क्या होता है, y के साथ वाला नंबर, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसके साथ वाला नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। तो y के साथ देखा जाए ऊपर है 1, नीचे है 3 और साथ में है माइनस, तो आंसर आ गया -1/3। -1/3 होता है कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि हमारा ऑप्शन, अगर हम देखें इसमें तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन -1/3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी के बीच में जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट सी आ रहा है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट सी। वो सी इस तरह से है कि इस लाइन को वो 2:1 में डिवाइड करेगा, तो हमें बताना है ए सी, हमें ए सी की लेंथ बतानी है अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अगर इसने 2:1 में डिवाइड कर दिया तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेशियो में हम हमेशा x लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम x लेट कर लें तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 1x, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 4.5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 3x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4.5, और x आता है हमारा इसको सॉल्व करने के बाद 1.5। बट हमें करना क्या है, हमें तो निकालना है AC की लेंथ, और AC की लेंथ हमने क्या मानी है 2x, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, AC इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू को जब यहाँ पे हमने पुट किया, क्या वैल्यू आई थी 1.5, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये आंसर ऑप्शन में है, तो यस ये आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, तो 3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स आर इक्वल, इन चारों में से ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन चारों में से कौन सी शेप में डायगोनल इक्वल होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन देख के अगर प्रॉपर्टीज लेना है तो साफ पता चल जाएगा, इसका आंसर है डी रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल में ही डायगोनल्स आपस में इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रेगुलर ऑक्टागन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, दो चीजें हैं रेगुलर और ऑक्टागन। रेगुलर का मतलब होती है इक्वल साइड्स और ऑक्टागन का मतलब होती है 8 साइड, तो अगर 8 की 8 साइड उसमें इक्वल हैं तो उसकी उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है। अगर 4 साइड होती यानी क्वाड्रिलेटरल होता रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 4 होती, पेंटागन होता तो 5 होती, ऑक्टागन लिखा है लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी 8 आएगा आंसर इसका जब आप रेगुलर लिखा, जब आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर लिखा है, तो रेगुलर ऑक्टागन की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है 8, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 8। Next, question number 10. Question number 10 is the coordinates of a point at a distance of 4 unit from the origin. यानी ये क्वेश्चन है ग्राफ वाले चैप्टर का। तो अगर इसको देखें क्वेश्चन कहता है जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बताने हैं हमें, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट होना चाहिए ओरिजिन से। अब ओरिजिन होता है सेंटर पॉइंट, तो 4 यूनिट का डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे ये ऊपर भी हो सकता है, इधर भी नीचे भी। आगे देखते हैं एंड लाइंग ऑन वाई एक्सिस आर, तो वाई एक्सिस के 4 यूनिट ओरिजिन से हमें बताने हैं। तो इसका आंसर जो है वो 4 ऊपर भी हो सकता है, 4 नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन में देखें तो हमें कोई भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट की जगह ही नहीं दिख रही, मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिख ही नहीं रही ऑप्शन में, तो हम हमेशा पॉजिटिव की बात करेंगे। तो वाई एक्सिस में हम पॉजिटिव की तरफ जाएं
तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होता है 0 और डिस्टेंस बोल रहा है 4 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा 0,4 जो कि हमारा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 275 इंटू 605। मतलब हमें क्यूब रूट निकालना है 275 और 605 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्यूब रूट होता है, रूट के यहाँ पे लिखे हम 3, तो 605 और 275, 275 इंटू 605। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके, यानी इसके नंबर को हम फैक्टर्स बना के इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो जब 275 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें वहां से मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 11। तो प्राइम फैक्टराइज बहुत ही ध्यान से करिएगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और 605 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 605 को सॉल्व करके आएगा 5 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ से हमें मिले कुछ फैक्टर्स। अब हमें बाहर लिखा है 3, 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, हमें बनाने हैं 3 के पेयर। तो अगर हम देखें 5 कितनी बार आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, ये है 2 बार और ये है 1 बार। तो 3 के पेयर बने और 5 निकल गया बाहर। हमने दोस्तों यहाँ पे 3 के पेयर क्यों बनाई है, क्योंकि हमें क्यूब रूट पूछा है। अगर स्क्वायर रूट पूछा होता तो हम 2 के पेयर बनाते। यहाँ पे 4 लिखा होता तो हम 4 के ग्रुप बनाते और निकलता है बाहर सिर्फ 1। तो यहाँ लिखा है 3, इसलिए हमने यहाँ पे 3 के ग्रुप बनाए हैं, बाहर निकला 5। और इसको देखें तो 11 भी आ रहा है यहाँ पे 3 बार, इसलिए हमने 3 के ग्रुप बना के 1 बार इसको बाहर निकाला। तो यहाँ से इसका आंसर आया 55। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 55। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। यानी हमें दोनों को करना है माइनस, किस किस को, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। बट हमें दिया क्या हुआ है, फॉर अ सर्टेन सम एट द रेट परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर। मतलब हमें यहाँ पे निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें करना है दोनों को माइनस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से देखा जाए तो हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। उसको जल्दी से शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 पार एन होता है यहाँ पे टाइम, माइनस पी। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है, बहुत इजी होता है ये फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। अब करना क्या है, क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, सेम रेट परसेंट, यानी दोनों के आर जो है वो बराबर हैं और दोनों का 1 ईयर दे रखा है। 1 ईयर का मतलब जो यहाँ पे एन है वो हो जाएगा 1, यहाँ पे टी वो हो जाएगा 1। तो एन को 1 डालने पे और टी को 1 डालने पे यहाँ पे बचेगा P1 प्लस R/100 माइनस पी। ये हो गया माइनस पी। एन कहाँ गया, एन हो गया 1, तो उसको नहीं लिख रहे हम। इसके बाद आता है माइनस PRT, टी को भी डाल दिया हमने 1, तो यहाँ से बचा PR/100। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। P को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो P को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो P, उसके बाद P इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब P इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया PR/100। अब P जो है वो इस P के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ गया माइनस। तो यहाँ ये P बचेगा अकेला, माइनस PR/100। अब देखें इसको तो P से माइनस P होता है कैंसिल, PR/100 से PR/100 होता है कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए आंसर आ गया 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आता है 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम है 360 डिग्री। और देखें तो नाम इसका जो ऑप्शन है और में जो चॉइस है उसको भी देख लेते हैं। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज। पेंटागन की बात की जाए तो पेंटागन होता है जिसमें साइड्स होती हैं 5, तो n आ गया यहाँ से 5। और यहाँ लिखा है रेगुलर, रेगुलर मतलब सारी की सारी साइड्स होती हैं इक्वल। द मेजर ऑफ ईच एंगल पेंटागन में होते हैं 5। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि है
अभी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है 180 n-2। तो यहाँ n है हमारे पास कितना है 5। तो अगर 5 की वैल्यू को पुट किया जाए तो यहाँ से आता है 180 इंटू 5-2 विच विल बी 3। 180 इंटू 3 होता है 540। तो यानी कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम हो गया 150 और इसकी साइड्स होती हैं 5। तो एक एंगल का सम, ईच एंगल, अब जो हर एंगल है उसका जो मेजर है वो हो जाएगा 540/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 1 जा 5, कैंसिल करेंगे इसे, 5 1 जा 5, 4 हो गया यहाँ से छोटा, तो आंसर आएगा 108। तो हमारा आंसर होता है 108 डिग्री। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं ABCD, इसका नाम दिया ABCD, एंगल B जो है वो है 75 डिग्री, हमें निकालना है एंगल C। तो ये दोनों है एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमें यहाँ पे निकालना है आंसर एंगल सी का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल सी का आंसर आपको मिल जाएगा 180 माइनस 75 जो कि होता है 105। तो हमारा यहाँ से आंसर आता है 14 का 105 डिग्री। तो 14 का आंसर हमें मिल गया। आइए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ फिगर शोइंग रोटेशनल सिमेट्री। कोई भी फिगर है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमें दे रखा है 10, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर दे रखा है 10, देन इट्स एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमें पता है रोटेशन का क्या मतलब होता है कि उसको एक चक्कर घुमाना, यानी उसका एक राउंड मारना। तो एक बार उसको रोटेट करेंगे तो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब उसकी सिमेट्री है 10, यानी वो 10 बार में पूरा एंगल घूम रहा है। तो एक बार घुमाने पे उसका आंसर क्या आएगा 36। तो एंगल होता है 36 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 36 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 49 मीटर स्क्वायर बाय √7 मीटर। हमें 49 को √7 से डिवाइड करना है। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और नीचे है √7। अब किसी भी नंबर को हम उसको ब्रेक कर सकते हैं दो बार रूट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ऐसे ही 7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7। ये हमने क्या किया, हमने एक ही 7 को दो बार में लिखा है, लेकिन एक 7 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, ताकि हम डिनोमिनेटर में जो रूट है उसको कैंसल आउट कर सकें। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है 7 √7। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 7 √7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमफ्रेंस ऑफ हुज बेस इज 88 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है 2πRh। फॉर्मूलोज हमें याद होने चाहिए, फॉर्मूलेस का बहुत ध्यान रखना है। हमें दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ हुज बेस। सरकमफ्रेंस सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्कुलर शेप का, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr। यानी अगर हम देखें इस क्वेश्चन में 2πr, तो 2πr की जगह हम क्या लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, सी से डिनोट कर देते हैं। और हाइट हमें दे रखी है 5 और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है हमें जी नहीं, हमें वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस हमें दे रखी है 88, तो इस C की जगह, यानी 2πr को हमने लिखा था सरकमफ्रेंस, तो हम C की जगह लिख सकते हैं 88 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 8 40, 5 8 40 और 4 440। लेकिन यूनिट को ना भूलें, यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और एरिया की होती है यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो आंसर आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है।
और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पिरामिड की फेसेस, स्क्वायर पिरामिड के नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 5, तो इसका आंसर आ गया 5। तो कितने नंबर ऑफ फेसेस हो गए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। किसी 52 कार्ड्स के डेक में से, यानी 52 कार्ड्स का जो पूरा पैक होता है उसमें से एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड क्वीन। अब इस क्वेश्चन नंबर 19 में हमें टोटल कार्ड्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। हमारे टोटल 52 दे रखे हैं और कार्ड निकाले कितने हैं? 1। लेकिन क्वीन कितनी होती है, रेड क्वीन कितनी होती हैं 52 कार्ड्स में से? ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। रेड क्वीन होती हैं 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड क्वीन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, तो जो कार्ड निकाला है क्या प्रोबेबिलिटी है वो क्वीन होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से, यानी पॉसिबिलिटी क्या है रेड क्वीन की? 2। और कितने में से निकाल रहे हैं? 52 में से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन आता है 1/26। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 1/26। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी अगर डाई को थ्रो किया गया तो पॉसिबिलिटी क्या है आने की? 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आता है। लूडो तो आपने बहुत खेली होगी इस लॉकडाउन में, तो वहां से आपको एक तो फायदा हुआ है, आपको ये सब लूडो के बारे में पता चल गया। कार्ड्स खेले होंगे तो कार्ड्स के बारे में पता चल गया होगा। तो 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं जब भी आप कोई डाई थ्रो करेंगे। हमें क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिन बच्चों को ये नहीं पता कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं वो इस क्वेश्चन में पक्का अटकने वाले हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर हैं? 2, 1 तो है ही नहीं, 2 तो प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, तो 4 हो गया यहाँ से कॉम्पोजिट नंबर, 5 भी प्राइम होता है, 6 हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो टोटल में 6 में से कॉम्पोजिट नंबर कितने आए हमारे पास? सिर्फ 2 नंबर आए कॉम्पोजिट। तो यहाँ से हमारा आंसर होता है 2/6। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 कॉम्पोजिट नंबर हैं और टोटल कितने नंबर हैं? 6। तो 2/6 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 20 के इस वाले क्वेश्चन का आंसर आता है 1/3। इसका और पार्ट भी देख लेते हैं। और पार्ट कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या निकालना है? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो कि आपके क्लास 7th में भी था। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो इस पूरे डेटा में हाईएस्ट वैल्यू ढूंढे 65, 91, 38, 24, 47, 54। तो हाईएस्ट वैल्यू आती है 91 और लोएस्ट आती है 24। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90 माइनस 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। 91 में से जब 24 माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67। तो 67 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेक्शन ए होता है खत्म, जो कि है पूरे 20 मार्क्स का, 1 मार्क क्वेश्चन ईच। तो अब शुरू करते हैं सेक्शन बी ऑफ दिस सैम्पल पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है सेक्शन बी। तो शुरू करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 21 क्या कहता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4374 मस्ट बी डिवाइडेड। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब करना क्या है कि 4374 को किससे डिवाइड किया जाए ताकि वो परफेक्ट क्यूब आए। अब चाहे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब लिखा हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, हमें ऐसे क्वेश्चन में, यानी जब यहाँ पे लिखा होगा डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, हमें क्या करना होता है? हमें इसका निकालना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ से आंसर आएगा जब इसको 2 से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस नंबर से इसे डिवाइड करना है। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी गया, 2
8 जा 16 और फिर से 1 जब कैरी जाएगा 14 के पास तो हो जाएगा 2 7 जा 14। जब आप इसको पूरा का पूरा फैक्टराइज कर लेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें आपको 3 से डिवाइड करे हुए बहुत सारे नंबर दिखेंगे। जब आप इसको 2 के बाद 3 से डिवाइड करेंगे 729, फिर 243, फिर 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3। आपको इसमें बहुत ही ध्यान से डिवाइड करना है हर नंबर को। एक भी गलती करी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें लिखा है परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन अभी हमने बताया था, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब हो परफेक्ट स्क्वायर हो हमें इसे डिवाइड करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ से देखा जाता है कि क्यूब लिखा है या स्क्वायर। अगर क्यूब लिखा है तो हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ से 3 के पेयर बनाते हैं तो ये ग्रुप हो गया 3 का 3 बार, ऐसे ही ये ग्रुप हो गया 3 का 3 बार। तो कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से नंबर बच गए जो पेयर नहीं बना पाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर बच गए जो पेयर नहीं बना पाए, वो हैं 2 और 3। तो ये दोनों पेयर नहीं बना पाए, ग्रुप नहीं बना पाए, जिसकी वजह से 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो यानी 2 इंटू 3 6। इस नंबर को, किस नंबर को, 437 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर आता है यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 6। तो आप लास्ट में लाइन जरूर लिखिएगा, 6 is the smallest number. 6 is the smallest number by which this is divided so that the quotient is a perfect cube। ये आपका होता है आंसर। और का ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। तो और में ये क्या कहता है, और में कहता है 5 स्क्वायर प्लस 8 पावर 1/3। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब हम लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 8 पावर 1/3। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं जिनमें एग्जाम में बस कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है। तो करना क्या है, 5 स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ से देखें 8 होता है 2 का क्यूब। हमने यहाँ से 5 का स्क्वायर क्यों सॉल्व किया और हम 8 को पावर में क्यों लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर है, इसकी दोबारा से उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, 1/3 1/2 1/4 ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे से सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ क्या है, यहाँ है 8 की पावर 1/3। तो अगर यहाँ 3 होता तो हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते थे, लेकिन ये है 1/3। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, इसको 8 की जगह लिख दिया 2 क्यूब और बाहर आ गया 1/3 और ये हो गया होल पावर 3। ध्यान से देखिएगा, ये 3 ये वाला है, 1/3 ये वाला है और 8 की जगह आ गया 2 क्यूब। तो इन तीन चीजों को बड़े ध्यान से समझिए। तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, 25 एज इट इज। अब जब आप पावर को पावर से सॉल्व करते हैं तो वो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 3 से हुआ 3 कैंसिल और ये है होल 3। तो 25 प्लस 2 की पावर 1 है 2 होल पावर 3। तो यहाँ से आंसर आता है 25 प्लस 2 होता है 27 की पावर 3। तो जब आप 27 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 19683। मल्टीप्लाई कराना बड़े ध्यान से, तभी आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया 19683, जो कि हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। किस वाले का, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले का नहीं है, ये और वाले का है। तो इसका आया 19683 फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 100⁻⁻4 इंटू 100। तो अगर हमें यहाँ से निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये 100 है, मल्टीप्लाई है 100 है, तो यहाँ से हमें रूल समझ आ जाएगा। अब यहाँ 100 की कोई भी पावर नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है। बेस हैं दोनों के सेम और पावर हो जाएगी ऐड। क्यों होगी ऐड, क्योंकि बिल्कुल सही बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये होगी ऐड। जिसको ये आता है उसके लिए तो चुटकी का क्वेश्चन है, ये चुटकी बजाते ही हो जाएगा। ये -4 + 1 क्या आया, -3 और यहाँ क्या है x की पावर 3। तो यहाँ से हम देखें पावर तो अभी नहीं हुई सेम। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, वो ये नहीं देखेंगे यहाँ पे माइनस है। तो पावर तो सेम नहीं है भाई अभी, तो अभी इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1/100।
लेकिन पावर को रेसिप्रोकल मत करिएगा, पावर रहती है सेम लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। अब ये हो गई पावर सेम, तो 3 से हुआ 3 कैंसिल, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 1/100। तो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। टिंग टिंग, आंसर आ गया 1/100। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट रेट परसेंट हमें निकालना है r। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं दिया क्या क्या हुआ है। एट व्हाट रेट परसेंट आर निकालना है। विल ₹400 अमाउंट टू, यानी ये अमाउंट था और वो हो गया 441। इतना अमाउंट कन्वर्ट होता है 441 में, यानी यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, मतलब पी आ गया 400 रुपीज 400, और अमाउंट यानी ए आ गया 441। कितने टाइम में आया ये आया 1 साल में। तो 1 साल में आया तो यहाँ से टाइम यानी एन हो गया 1। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा क्या कि यहाँ पे हमें दे रखा है हाफ ईयरली, यानी जो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का वो लगेगा हाफ ईयरली के लिए। तो हाफ ईयरली के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1+r/200। हाफ ईयरली के फॉर्मूले अलग होते हैं कंपाउंड एनुअली वाले से। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला हो गया 1+r/200 पावर 2n, पावर हो जाती है 2n। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1+r। r तो हमें नहीं पता, r हमें सॉल्व करना है। n कितना दे रखा है, n है 1, तो जब n को 1 डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अमाउंट हमें दे रखा है 441, प्रिंसिपल लिखना तो भूल गए। p की वैल्यू क्या है 400, तो p लिखा हमने यहाँ पे 400, a आ गया 441। 400 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, तो 441/400 इक्वल्स टू 1+r/200 अब हमें यहाँ से क्या देखना है, हमें हटाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस साइड पे ये दोनों नंबर किसके स्क्वायर है। तो 441 है 21 का स्क्वायर और 400 है 20 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1+r/200 का स्क्वायर। तो दोनों साइड से क्या होगा, स्क्वायर से हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ बचा 21/20, और इस साइड क्या बचा 1+r/100। तो हमें बस कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है। 1 यहाँ पे हो रहा है प्लस, उधर जाके होगा माइनस, 21/20 -1। ध्यान रखिएगा अब पहले 200 को वहां मत भेजना क्योंकि वो हो जाएगा गलत, हम पहले भेजेंगे 1 को। तो 1 जब वहां आ गया तो इसको पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा, और यहाँ से जब इसको एलसीएम लेंगे 21 - 20/20 इक्वल्स टू r/100। इसके बाद क्या होगा, ये होंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 20 हुआ 1, 1 के साथ जाएगा 200 और 20 रहेगा यहीं पे, इक्वल्स टू में आ जाएगा r। तो 20 की एक जीरो, 200 की एक जीरो, 2 10 20, तो आंसर क्या आया 10, और रेट होता है परसेंट में, तो आंसर आ गया 10%। इसका आंसर आया 10%। किसका है ये आया क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका आंसर हो गया 10%। इसको दोबारा देखिए, अगर कोई स्टेप अटकता है या कोई स्टेप नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका और पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। तो और पार्ट क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक वॉज इतनी 4000 थी प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर विच डिक्रीजेस टू 32,400। दो बातें याद रखनी है यहाँ से। एक बात कि यहाँ पे लिखा है डिक्रीजेस, और यहाँ लिखा है 40,000 थी अब हो गई 32,400 इन नेक्स्ट 2 ईयर, यानी कम होती गई। तो अगर आज 40,000 है दैट मीन्स प्रिंसिपल हो गया 40,000, 40,000 हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये 2 साल बाद हो जाएगी 32,400, तो यहाँ से अमाउंट आ जाता है 32,400, इतनी हो जाएंगी। और एक चीज और लिखे हैं यहाँ पे डिक्रीज, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी फिर से आर निकालना है। टाइम दिया हुआ है नेक्स्ट 2 ईयर्स, एन हो गया 2 अमाउंट का फॉर्मूला। लेकिन इस बार जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने यहाँ पे लिखा था प्लस, लेकिन इस बार आएगा माइनस। वो क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज लिखा है डेप्रिसिएशन लिखा है, इसलिए यहाँ पे आया माइनस।
वैल्यूज पुट होंगी और ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया ये। पी है यहाँ पे 40,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आंसर निकलेगा वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 32,400 डिवाइडेड बाय 40,000, तो यहाँ से 2 जीरो से तो 2 जीरो हो गई कैंसिल। 324,400, हमने यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं डाली, एन की वैल्यू डालना भूल गए, तो एन को अगर हम यहाँ पे लिखें 2, एन को रब करके इरेज करके लिख देते हैं भाई पहले 2, तो 2। अब स्क्वायर है उधर, तो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें स्क्वायर हटाना था। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस साइड पे ये 324 और 400 किसका स्क्वायर है। 324 है 18 का स्क्वायर, 400 है 20 का स्क्वायर। तो फिर से वही चीज, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, आर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर भी वैसे ही वैल्यू निकलेगी। तो इसके कुछ स्टेप कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर 18/20 बचेगा, 1 माइनस आर बाय 100 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 1 का साइन है लेफ्ट में, देखते हैं साइन को, और 1 के लेफ्ट में साइन है प्लस का, तो इधर आके ये हो गया माइनस। एलसीएम लेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ का माइनस अभी गायब नहीं हुआ है, माइनस को लिखना मत भूलिएगा। तो माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस आर बाय 100। एलसीएम लेंगे, 18 माइनस 20/20 इक्वल्स टू माइनस, फिर से लिखेंगे माइनस आर बाय 100। अब 18 माइनस 20 होता है 2, लेकिन साइन है 20 का नेगेटिव, बड़े नंबर का माइनस का साइन है, तो आंसर आ गया -2/20 इक्वल्स टू माइनस आर बाय 100। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दोनों साइड के माइनस को करते हैं कैंसिल। 2 होता है 20 से कैंसिल विच इज 10, और ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/10 इज इक्वल्स टू आर। 10 और 100 को जब क्रॉस करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो फाइनल आंसर भी हमारा इसका 10 आएगा। तो यानी ऊपर वाले का आंसर भी 10% और नीचे वाले का आंसर भी 10%। तो यहाँ से होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब बढ़ते हैं 24 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x+2 और ये x+6 आपस में होंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को करने के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे ये x और ये x+5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। x+2, इसका क्या मतलब है कि इस ब्रैकेट का जो पहला टर्म है x, वो उस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा मल्टीप्लाई। उसके बाद है +2, ऐसे ही आ गया, फिर हो गया x+6, तो x+6 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे इधर देखें, ये x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स होता है x² प्लस 5 मल्टीप्लाई होता है x। यहाँ पे कोई दो ब्रैकेट नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा, हमने यहाँ पे ये वाली साइड डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दी। तो इधर की बात करें तो ये x होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये x 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x² प्लस 6x, और यहाँ से देखें तो 2x, और 2 और 6 मल्टीप्लाई हो गए तो 12, ये होता है 2x प्लस 12 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। तो दोनों साइड x² और x² होता है कैंसिल। अब आता है 6x प्लस 2x, ये दोनों है लाइक टर्म, 6x और 2x बनता है 8x, इधर बचता है 12 और इक्वल्स टू के उधर बचता है 5x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x वाले टर्म को एक साइड लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ रख लेते हैं 12 और 8x को भेज देते हैं उधर। 8x का साइन क्या है यहाँ पे, इसके लेफ्ट में देखा जाता है साइन, साइन है प्लस का, प्लस का उधर जाके बन जाएगा इक्वल टू के उधर जाएगा, और ये बन जाएगा -8x। तो 5x को माइनस कराएंगे 8x में से, तो आंसर आएगा 3x, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 8 है बड़ा नंबर, हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ से आया -3x। अब -3 और x, अब बच्चे यहाँ से गलती क्या करेंगे कि 3 के साथ है माइनस, वो सोचेंगे 3 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस। बिल्कुल नहीं, वेरिएबल और नंबर जब साथ में होता है तो वो होते हैं मल्टीप्लाई। 3x हो, 3y हो, 3z हो, 4 हो, 5z हो, 6z हो, कुछ भी हो, ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो जब -3 नीचे आएगा, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आंसर आ गया 4, और माइनस नीचे है तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर -4
तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी खत्म। x इज इक्वल्स टू वैल्यू आती है -4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं ABCD। अब क्वेश्चन में कह रहा है वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, यानी एडजेसेंट साइड का 2/3 टाइम्स है, बट हमें एडजेसेंट साइड तो पता ही नहीं। तो हम क्या करें, हम लेट कर लेते हैं एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड कौन सी हो सकती है, तो हम कोई भी साइड को यहाँ पे लेट कर लें, चाहे हम AD को करें, चाहे DC को करें, चाहे BC को करें। तो हम इस एडजेसेंट की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट AD बी x सेंटीमीटर। तो x हो गया AD को लिख लिया x, तो इसका एडजेसेंट कौन है, AD का एडजेसेंट है DC। तो अगर हम DC की बात करें तो DC कितना हो जाएगा, वन साइड यानी DC इज मतलब होता है इक्वल टू 2/3। देखो वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। 2/3 टाइम्स, मैथ्स में टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड की लेंथ हमने क्या मानी है, x। तो यहाँ से DC आ जाता है 2x/3। तो चलो जी DC आ गया यहाँ से। अब पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है, पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये x है तो BC भी x हो गया, DC अगर 2/3x है तो AB भी यही हो गया। तो ये है खासियत पैरेललोग्राम की कि इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। और हमें यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। पेरीमीटर होता है, सोचिए जरा क्या होता है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी अगर हम सारी साइड्स को प्लस कर दें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इन चारों को हम प्लस कर दें तो वो हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमें दे रखा है 20। तो वैल्यूज पुट करनी है और ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको। 2/3x प्लस BC कितना है x, प्लस CD कितना है 2/3x, प्लस AD कितना है x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2/3x, 2/3 दो बार है तो इसको हम लिख लेते हैं, नीचे तो डिनोमिनेटर तो सेम है 3 और 3, ऊपर हो गया 2 और 2, 4/3x। दोबारा देखिए कैसे आया ये ऊपर 4, नीचे का डिनोमिनेटर है सेम, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं 2/3x, 2/3x। इन दोनों की बात करें तो इसको सॉल्व करके आ गया 4/3x प्लस, अब इसकी बात करें ये x और ये वाला x, तो x और x को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x और यहाँ पे 20 ऐसे। अब गलती ये होगी, क्या गलती करेंगे बच्चे कि 3 को उधर भेज देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। पहले लेना है हमें यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो इस साइड तो है 20 और इसके नीचे यानी किसके नीचे, 2x के नीचे है 1। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आया 3, 3 1 जा 3, नीचे वालों को कीजिए मल्टीप्लाई, उसके बाद करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को करें 4 से तो ये आ गया 4x, और यहाँ पे 3 को करें 2 से तो ये आ गया 6x। तो यहाँ से आता है 10x/3। अब तो बहुत ही इजी हो गया, इजी पीजी। 3 नीचे डिवाइड, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 60। ठीक है भाई, तो यहाँ से 10 हो रहा है और x हो रहा है मल्टीप्लाई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। 10 और x से मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो 60/10 होता है 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अगर x आ गया 6, हमें क्या निकालना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम की साइड्स निकालनी है। साइड्स कैसे निकालेंगे, साइड्स में करना क्या, x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब यहाँ से देखा तो AD और BC थे x, तो AD इक्वल्स टू BC होगा, और x था तो x की वैल्यू क्या आई है 6, तो यहाँ से आ गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही AB इक्वल टू DC, क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, और कितना था ये 2/3x, यहाँ था x, तो x की जगह मैं क्या डाल दूंगा 6, यहाँ लिखा 2 × 6/3। तो सॉल्व करेंगे 3 × 6, तो आंसर क्या आया 2 × 4 सेंटीमीटर। तो सारी साइड निकल गई, हमारा आंसर आ गया, आ गया, आ गया। देखिए समझिए करिए, इसको ध्यान से करिएगा, एक एक स्टेप इसका बहुत ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से, तो इसको अच्छे से कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से। तो हमने यहाँ पे बना लिया है ग्राफ। करना क्या है, हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स 4,5, 7,5, 6,3 और 3,3 को। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्टिकल वाली वाई एक्सिस और ये होगी हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस। अब इसको करते हैं प्लॉट। तो हमें चाहिए यहाँ से ए कोऑर्डिनेट है 4,5। तो 4,5 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 5। तो यहाँ से देखें तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 4 और y है 5, यानी 1 2 3 4 5। तो 5 से आगे और 4 से ऊपर। तो 5 से अगर हम इधर आते रहेंगे और 4 से ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट हो गया 4,5 यानी ए पॉइंट। इसको मेंशन करना ना भूलें। अगला है 7,5। तो यानी x है 7, क्योंकि पहले होता है x फिर होता है y। तो 7, 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा ये 7। तो 7 और 5, यहाँ तक हमें कौन सा मिल गया था, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें इजी हो जाए। 1 2 3 4 5। तो 7,5, 7 से जाना है हमें ऊपर और 5 तक जाना है। तो ये आ गया हमारा 7,5। आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, बी आ गया यहाँ पे 7,5। इसके बाद है 6,3। तो 4 5 और यहाँ आता है 6। तो 6,3, 6 से ऊपर 3 से इधर। तो ये पॉइंट मिल गया हमें सी 6,3। आगे देखते हैं D 3,3। तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे भी 3। तो ये हो गया फिर से 3,3 डी पॉइंट। तो हमारे यहाँ से 4 पॉइंट आ गए। हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये आ गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी पॉइंट। सेम ग्राफ पेपर पे बनाने थे, हमने बना दिए। हमारा आंसर यहाँ पर आ गया ये। तो आप भी इसको ऐसे ध्यान से मार्क कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर का। वैसे तो ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है। अगर हम इसको सॉल्व करें भी, एक बार करके देख लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा खास। 98 इंटू 102, तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 इंटू में यहाँ था 190, सॉरी 102। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अभी पहले वो पढ़िए और फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी की। तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, ऐसे ये a ये b। तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि b है 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 0 0 माइनस 4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 999 और 6। ये हमारा है आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें हमें करना है इवैल्यूएट, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 4 तो आ गया ऐसे ही। अब 0.81, अब जिसको डेसिमल में होती है प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, हम ये डेसिमल हटाएंगे। जब डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद है 2 डिजिट, तो नीचे आ गया 100 और इसकी पावर हो गई -1/2। हम इसको बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे है डेसिमल, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट। तो ऊपर तो बच गया सिर्फ 64 और नीचे आ गई 3 डिजिट, यानी 1 2 3, 3 0 लगेंगे क्योंकि जितने डिजिट डेसिमल के बाद उतनी जीरो। ये आ गया 1/3 प्लस। अब यहाँ कितने डिजिट लगेंगे देखिए ध्यान से। डेसिमल के बाद है 1 2 3 4, 4 डिजिट। तो ऊपर तो बचा 625 और नीचे आ गए 40 और पावर में क्या बचा 1/4। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि डेसिमल से कंफ्यूजन हट गई। अब आपको स्क्वायर और अगर क्यूब्स याद हैं तो आप देख सकते हैं 81 होता है 9 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 9/10। और जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हम इसका स्क्वायर लिखते हैं तो वो पावर और ये पावर आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो दो पावर अगर हो ब्रैकेट के, एक अंदर एक बाहर, यानी ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया -1/2, ये हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो पावर हो गई 2 से 2 कैंसिल। आगे बढ़े तो 64/1000, तो 64 है
4 का क्यूब और 1000 है 10 का क्यूब। तो फिर से वही चीज, जो क्यूब है वो 1/3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फिर से यहाँ 3 से हो गया 3 कैंसिल। 625 अगर देखें तो 625 है 5 की पावर 4 और नीचे है 4 जीरो, मतलब 10 की पावर 5/10 की पावर हो गया ये होल 4 और यहाँ आ गया 1/4। यहाँ से एक अगर चीज हम ध्यान में रखें, हमें पता कैसे चलता है कि हम यहाँ पे 625 या 64 या 64 तो 8 का स्क्वायर भी होता है, तो हमने यहाँ पे 4 का ही क्यूब क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसकी पावर में 3। तो हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आए तो वो मिलता है 4। अगर हम 8 का स्क्वायर मिलता तो वो 2 जो है, हमें अगर यहाँ से लिखते हैं 8 का स्क्वायर तो जो 2 है वो 2 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होता, तो ऐसा कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा। तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, ये हो गया 4 इंटू 9/10। अब यहाँ से बचता -1, तो -1 को बनाएंगे पॉजिटिव, जो कि हम करेंगे अगले स्टेप में। -1 है तो इसको लिख देंगे यहाँ से -1 इंटू, अंदर क्या बचा, पावर तो 1 बची, तो हम सीधा सीधा 1 को लिखें या ना लिखें। यहाँ था -1 इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है, लेकिन पॉजिटिव 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 5/10 की पावर, यहाँ से भी हमने 4 से 4 नहीं काटा, क्यों नहीं काटा अभी तक, तो यहाँ बचा 1, पावर बची 1, लिखें ना लिखें एक ही बात। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको करते हैं रेसिप्रोकल। ये हो गया 10/9 इंटू, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 10, तो यहाँ से आंसर आ गया 10 और इसका एलसीएम लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। तो 4 इंटू 10/9 और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 4 + 9 क्या होता है 9 और नीचे बचा 10। ओह हो, ये तो कट गया, ये तो हो गया कैंसिल। 9 से 9, 10 से 10, आंसर आ गया 4। तो लास्ट में जाके ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, दिख कैसा रहा था एकदम अजीब सा, और आंसर क्या आया 4। तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट देखें, और पार्ट भी है, तो और पार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओ हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आना ही आना है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 में है 5 पावर x 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 750। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे है 5 की पावर x और यहाँ पर भी है 5 की पावर x, लेकिन यहाँ -1 भी है। तो अगर हम इन दोनों में से 5 की पावर x को निकाल लें बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो 5 की पावर x ही था जो कि हमने निकाल लिया बाहर, तो इस प्लस से पहले तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जब कुछ भी नहीं बचता तो हम उसको भूल नहीं जाते, हम उसकी जगह लिखते हैं 1। कुछ बच्चे ये 1 लिखना भूल जाते हैं तो ये गलती हो जाती है उनसे, तो ध्यान रखिएगा ये गलती आप ना करें। 5 की पावर x जब यहाँ से निकला तो क्या करेंगे, -1 नहीं बचेगा, नो 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 नो, ये बेस है, बेस तो यहीं रहेगा जब तक सारी की सारी पावर खत्म नहीं होती। यहाँ x के अलावा कोई पावर नहीं थी इसलिए यहाँ पे बचा था 1 नीचे, लेकिन यहाँ पे पावर में अभी भी -1 है, तो यहाँ बचेगा 5 की पावर -1। दोबारा समझिए, 5 की पावर x को जब बाहर निकाला तो यहाँ तो सिर्फ यही था इसलिए बचा 1, लेकिन यहाँ है x -1। तो 5 की पावर x को जब बाहर निकाला तो पावर में -1 बचेगा। अब पावर में तो अकेला -1 लिख नहीं सकते, बेस तो आएगा ही आएगा, इसलिए हमने बेस लिखा है यहाँ पे 5 और ये बन गया 5 की पावर -1। ये आ गया 750। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है नॉर्मल। अब 5 और 1 6 तो करिएगा मत, बिल्कुल ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। पावर को बनाना है पॉजिटिव, नंबर होगा रेसिप्रोकल। ये हो गया 750। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, आंसर आएगा 5 + 1/5 इक्वल्स टू में 750, और ये 5 की पावर x तो ऐसे ही रहेगा जब तक इसकी बारी नहीं आती, इसकी टर्न आएगी, बिल्कुल हर एक को मौका मिलेगा। तो ये हो गया 5 + 1 6/5, तो ये हो गया 6/5 लेकिन मल्टीप्लाई में, और इधर है 750। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 6/5 उधर जाएगा, ये 6/5 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड, यानी रेसिप्रोकल। इधर तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में लेकिन ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा 5/6। क्या ये दोनों नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 6 से अगर हम इसको काटें तो हो जाएगा 6 1 6, 2 कैरी, ये हो जाएगा 6 1 6, 1 कैरी,
6 2 ज़ा 12, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30। अब 125 इंटू 5 होता है 625 और यहाँ है 5 की पावर x। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि बेस हो 5 और क्या पावर आएगी। तो 625 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे 625 आएगा, यानी हम लिखेंगे 5 की पावर 4। तो बेस है सेम, तो x की पावर आ गई यहाँ से 4। बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो आंसर आया 4। तो देखिए ऊपर वाले का आंसर भी 4 आ रहा था, नीचे वाले का आंसर भी 4 आ रहा था। ऐसे एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें और में 10 और 10 आ रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर सेम आए, जरा ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर विद अ वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन, यानी 420 मैन है, 420 मैन है, वो कंप्लीट करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम 9 मंथ में। ओके, 420 मैन हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यहाँ पे यानी हम यहाँ लिख लेते हैं मैन और यहाँ लिख लेते हैं डेज। तो 420 मैन मिलकर काम करते हैं 9 मंथ्स में। ड्यू टू रिक्वेस्ट बाय द ओनर ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ, यानी 9 मंथ की जगह उसे 7 मंथ में काम करना है इन लोगों को। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय, तो हम इसको मान लेते हैं x, जितने मैन ने 7 महीने में काम किया। अब यहाँ से सबसे पहले ये पता करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का, तो यहाँ पे कौन सी प्रोपोर्शन लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर मैन बढ़ा दिए जाएं, यानी मैन को अगर हम इंक्रीज कर दें तो कंस्ट्रक्शन जल्दी होएगी, कम दिन लगेंगे या ज्यादा दिन लगेंगे। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो कोई काम कम दिन में खत्म होगा, डेज ज्यादा तो लगेंगे नहीं। मैं दोबारा समझाता हूँ, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिए जाएं, मैन बढ़ा दिए जाएं, तो उसी काम को करने में कम दिन लगेंगे। तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, तो ये क्या है, उल्टा रिलेशन है। दैट मीन्स ये इनवर्स का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। और इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में होता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू डालनी है। x1 है यहाँ पे 420, y1 है यहाँ पे 9, x2 है वो तो x ही है और y2 हो गया 7। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। जब तक हमें पूरा आंसर नहीं मिल जाता तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ 7 हो रहा है मल्टीप्लाई, x तो यहीं रहा, ये 7 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। क्यों हुआ डिवाइड, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू तो जाके हो जाता है डिवाइड। तो 420 को काटेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 7 6 42, 0 9 6 54। तो 540 आया x, और x क्या माना था हमने यहाँ से, मैन। तो यहाँ से कितने आदमी चाहिए लगेंगे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितने आदमी लगे, यहाँ पे लगे 540 मैन टोटल लगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स्ट्रा मैन, बट हमने x की वैल्यू लगाई है। 540 मैन लगेंगे उसी काम को 7 महीने में खत्म करने में। कर कितने में रहे थे पहले, 420 में। तो दोनों को कराएंगे माइनस, तो 420 माइनस होगा 540 में से, तो आपको मिलेगा 120 एक्स्ट्रा मैन। तो ये आंसर आया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का। तो एक्स्ट्रा मैन कितने लगे, 120। इस वीडियो को दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 29। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 ईच। तो 2 जीन्स अंकित ने सेल करी है 990 की। तो एसपी ऑफ फर्स्ट जीन्स, यहाँ लिख लेते हैं हम फर्स्ट जीन्स और यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड जीन्स। फटाफट से इसको शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। तो एसपी आ गया यहाँ से, कितना आ गया, दोनों जीन्स का आ गया 990, इसका भी आ गया 990 सेकेंड जीन्स का। आगे देखते हैं, यहाँ पे उसे हुआ गेन, गेन कितना हुआ उसे यहाँ पे 10%। और यहाँ पे क्या हुआ उसे सेकेंड जीन्स पे, यहाँ हुआ लॉस, लॉस कितना हुआ, वो भी 10%। अब निकालना क्या है, जब दोनों जीन्स को उसने बेचा था तो टोटल ट्रांजैक्शन पे, अब टोटल निकालना है।
हमें टोटल का निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें इस क्वेश्चन में जीन्स का सीपी तो पता नहीं, क्योंकि हमें गेन या लॉस परसेंट निकालने के लिए टोटल एसपी भी चाहिए और टोटल सीपी भी चाहिए। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से टोटल एसपी। तो टोटल एसपी दोनों को बेचने के बाद कितना हुआ, 990 प्लस 990। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1980। तो दोनों को बेचा उसने 41980 में। अब दोनों का अलग अलग सीपी निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट जीन्स का जब सीपी निकालेंगे, अब सीपी का फॉर्मूला जब हमें गेन परसेंट दे रखा होता है वो होता है सीपी इंटू सीपी इज इक्वल्स टू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू 100। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। अब करना क्या, कुछ नहीं है, बस सिंपल से हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। सीपी की वैल्यू, एसपी की वैल्यू डाली और 100 प्लस गेन, गेन है हमारा 10, तो 100 प्लस गेन कितना हो गया यहाँ से 110। तो यहाँ से देखा हमने कि हमने जीरो से जीरो करी कैंसिल, उसके बाद यहाँ से हो गया 10%। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 11 से 99 कट गया 9 पे और ऊपर है 100, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 900। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इस साइड पे हम यहाँ पे दूसरी जीन्स के लिए निकालते हैं सीपी। फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस बार फॉर्मूला यूज होगा लॉस का, और लॉस के केस में आता है माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100, तो आएगा ही आएगा। वैल्यूज पुट होंगी 990 क्योंकि एसपी दे रखा है। लॉस है हमारा 10, तो 100 माइनस लॉस हो गया 90 और 100 ऐसे का ऐसी। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे 9 कट गया 11 पे, सॉरी 99 कट गया 11 पे, 9 ने काटा, 9 ने कैंसिल किया। अब फर्स्ट जीन्स और सेकेंड जीन्स का सीपी जब मिलाएंगे तो वो आएगा टोटल सीपी और वो आ जाएगा 2000 रुपीज। 2000 रुपीज आने के बाद अब क्या करेंगे, ये आया 2000, ये आया एसपी था हमारा 1980। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, और जब सीपी बड़ा होता है एसपी से उसे कहते हैं लॉस। कितना लॉस हुआ, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सीपी माइनस एसपी। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी की वैल्यू डाली, एसपी की वैल्यू डालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20। 2000 माइनस 1980 होता है 20। लॉस आ गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में तो परसेंट पूछ रहा है, या तो गेन परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो टोटल ट्रांजेक्शन पे। अब उसको टोटल ट्रांजेक्शन पे हुआ है लॉस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। वैल्यूज पुट होंगी, जल्दी से वैल्यूज डालते हैं, 20/2000 इंटू 100। हमने सीपी कौन सा रखा है, हमने टोटल वाला सीपी रखा है। फिर ये कैंसिल करी, जीरो से जीरो, सारी जीरोस कैंसिल हो गई, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1%। तो लॉस परसेंट यहाँ से आ गया हमारा 1%। होल ट्रांजेक्शन पे हमें निकालना था लॉस परसेंट, और कैसे पता चला कि लॉस है, क्योंकि सीपी बड़ा था एसपी से, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1%। तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट कहता है द मार्क प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज ₹9575। यानी हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला मार्क्ड प्राइस, मतलब हमें एमपी मिल गया। कितना मिला, ₹9575। मार्क प्राइस आ गया 9575। आगे देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। उस शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया, 12% दिया, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट आ गया 12%। आगे देखते हैं एंड स्टिल गेन्स 10%, यानी उसको अभी भी गेन हो रहा है, कितने का 10% का उसको हुआ गेन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालना है डबल बेड का, कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा एसपी के फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, जब हमें डिस्काउंट परसेंट दिया होता है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से जब डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू डलेगी 12, तो ये हो गया 100 माइनस 12 जो कि होता है 88/100। और एमपी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 9575। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 85 और 9575 को सॉल्व करके जब 100 से होगा ये डिवाइड, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं। 5 को किया 2 ज़ा 10, 0 और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 इन ज़ा 5, 4 कैरी गया, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1915 और कटेगा बिल्कुल, 5 4 ज़ा 20 और ये कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15 पे 4 को कैंसिल करेंगे, 88 22, तो 22 इंटू 3 83 होता है 8
8426। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8426। तो SP आया 8426। अब हमें दिया है गेन परसेंट, तो SP पता है, गेन परसेंट पता है, हम निकाल सकते हैं CP यूजिंग द फॉर्मूला 100/100। अब यहाँ तो लॉस या गेन, गेन दिया हुआ है हमें, तो यहाँ आएगा प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे और इसकी वैल्यू डलेगी और यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर देखें तो ये हमें मिलेगा 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट हो गया 10, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 110। SP कितना है? SP है 8426। इसको सॉल्व कीजिए 11 से, सीधा करते हैं 10 आया, 11 7 77, 77 कैरी गया 7, 72 हो गया, 11 6 66 बचा 6। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 766 और 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है 7660। तो CP आ गया और वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो CP आ गया 7660। ये हो गया हमारा आंसर। इसको देखिए, एक एक स्टेप देखिए, समझिए ध्यान से। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है फैक्टराइज, हमें करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज इसे करना है 4x² - 12x² + 9y² - 25। अब अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप यहाँ से सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको और इसको अलग अलग। तो इसको हमने अलग क्यों किया? क्योंकि 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, अभी से अभी छोड़ दें फिलहाल के लिए, तो 9y² लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a², ये हो गया b², तो a² b² बीच में आता है 2ab। तो a क्या है? 2x, b क्या है? 3y। ध्यान रखिएगा हमें बीच वाली टर्म में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये अपने आप ही आ जाएगा जब हमारे पास a और b आ जाएगा। a आ गया 2x, b आ गया 3y। चेक करते हैं, 2 2 4, 4 3 12, बिल्कुल सही, 12 आ गया, xy आ गया। तो बीच वाली टर्म हमें अपने आप ही मिल जाती है। और 25 को हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसको अलग अभी भी रखना है और इसको अलग सोचना है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बनी? ये बनी a² - 2ab + b², जो कि होती है a माइनस बी की। अब मैं बोल ए और बी रहा हूँ, मैं लिख 2x - 3y रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टर्म हो गई a और ये टर्म हो गई b। तो यहाँ से देखें तो ये हो गया 2x - 3y का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया -5²। अब ये हम क्या क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग से इसको अलग और इसको अलग मान के चल रहे हैं। अब यहाँ से हमने लगाई थी फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब पहली आइडेंटिटी, नॉट फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई। अब यहाँ से हम एक और आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर 2, जो कि क्या होती है a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b, a - b। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a की जगह आ गया 2x - 3y प्लस b है हमारा 5, और एक बार आ गया 2x - 3y -5। तो a + b, a - b। ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आइडेंटिटीज लर्न हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, 3 नंबर आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स का मतलब होता है मोर, ज्यादा, इट्स ब्रेथ बाय 4 सेंटीमीटर। लेंथ इज मोर इट्स ब्रेथ बाय 4। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं ब्रेथ को x, जिसकी बात बाद में होती है हम उसको x मान लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो ब्रेथ हो गया x सेंटीमीटर। तो अब अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 4, यानी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ब्रेथ कितनी है? x, इससे 4 ज्यादा मतलब x + 4। ब्रेथ है x, लेंथ आ गई हमारे पास। आगे देखते हैं, इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 7 and 3, अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए 7, ब्रेथ को बढ़ा दिया जाए 3, देन द एरिया विल बी। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि अगर लेंथ और ब्रेथ को दोबारा से नई लेंथ बना दी जाए बढ़ा के और नई ब्रेथ बना दी जाए बढ़ा के, तो एरिया भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले देखते हैं जब वो नहीं बढ़ी थी तो उसका एरिया क्या था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B।
एल की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस फोर, और बी की वैल्यू क्या है एक्स। तो यहाँ से आ गया ये एक्स प्लस फोर इंटू एक्स, तो एरिया था ये। ठीक है, नया केस देखते हैं, केस टू। तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ कर लेते हैं इसको। न्यू लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है बाय 7, यानी लेंथ अगर पहले x प्लस फोर थी तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले वाली में 7 प्लस हो जाएगा। तो सब इसको 7 प्लस करेंगे तो ये आ गया 7 प्लस फोर यानी 11। ऐसे ही न्यू ब्रेथ, तो यहाँ से न्यू ब्रेथ कितनी होगी, पहले कितनी थी ब्रेथ भाई, पहले थी x, अब इसमें कितना बढ़ाया है, इंक्रीज कितना किया है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को इंक्रीज मतलब प्लस, तो ये हो गया x प्लस थ्री। इसके आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x प्लस थ्री आ गए न्यू ब्रेथ। तो अब ये कह रहा है न्यू एरिया, न्यू एरिया कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, मतलब पहले वाले से 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यू एरिया क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, न्यू एरिया 81 पहले वाले से ज़्यादा, तो पहले कितना था x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 81, बट फॉर्मूले के हिसाब से नया एरिया कितना आ जाएगा, नई वाली लेंथ और नई वाली ब्रेथ। तो नई वाली लेंथ कितनी है x प्लस फोर प्लस सेवन, मतलब ये रही x प्लस 11। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको x प्लस 11 लिख देते हैं इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x प्लस थ्री, और इधर क्या हो गया, ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। हमने यहाँ पे किया क्या, ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पे न्यू एरिया, न्यू एरिया में ऑब्वियसली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ को, तो न्यू एरिया में न्यू लेंथ यानी x प्लस 11 और न्यू ब्रेथ x प्लस थ्री डलेगा। और न्यू एरिया क्या कह रहा था, इक्वल्स टू में x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 81, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। स्टेप को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। अब ये दो ब्रैकेट हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें पहला जो x है वो दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस 11 दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे क्या कहते हैं, याद होगा आपको, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई और ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x आया इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद, और यहाँ आ गया 81। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, सेम विद दिस 11x प्लस 33 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 81। ये वाली साइड ऐसे ही रहेगी क्योंकि यहाँ कोई लाइक टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3x और 11x एक लाइक टर्म है। और ध्यान से देखिए, इक्वल टू के LHS और RHS में सेम टर्म है, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। 3x प्लस 11x कितना हो गया, ये 14x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81। तो अब यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4x को उधर लेकर जाएंगे इस साइड यानी LHS में, और 33 को लेके आएंगे RHS में। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 14x माइनस 4x, 4x इधर आके हुआ माइनस, और 33 उधर जाएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस। तो 81 माइनस 33, 14x माइनस 4x ये हो गया 10x, 81 माइनस 33 ये कितना होगा 8 और 4, तो x कितना आ गया यहाँ से 48/10। और इसे सॉल्व करने के बाद नीचे एक जीरो है इसलिए डेसिमल लगेगा 4.8। तो x क्या माना था हमने, हमने माना था ब्रेथ, तो ब्रेथ आ गया यहाँ से 4.8 और लेंथ आ गई 4 ज़्यादा, यानी x प्लस फोर था, देख सकते हैं आप यहाँ से x प्लस फोर, तो x की वैल्यू को जब यहाँ डालेंगे 4.8, 4.8 प्लस फोर जो कि हो जाएगा 8.8। तो लेंथ आ गई यहाँ से 4.8, सॉरी ब्रेथ आ गई यहाँ से 4.8 और लेंथ आ गई 8.8 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ से लेंथ और ब्रेथ आ गई। ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ खत्म।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर लाइंस L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, यानी हमें यहाँ पे 3 लाइन दे दी गई हैं। L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, तीनों लाइन आपस में है पैरेलल। अब हमें यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, P पैरेलल टू Q। इसका मतलब जो ये लाइन P है वो भी पैरेलल है Q के। ठीक है, आगे देखते हैं। एंगल 1 जो दे रखा है हमें वो 85 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम नोट कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो एंगल 1 और x प्लस 15 ये है इस लाइन के ऑपोजिट साइड्स। ये एंगल 1 और एंगल x प्लस 15 ये आपस में बना रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और हमें पता है कि एंगल्स जो ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू x प्लस 15। रीजन भी हम मेंशन करेंगे, क्या रीजन है, रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस रीजन को मेंशन करना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये, इसके भी एग्जाम में मार्क्स होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ से हमें एंगल 1 की वैल्यू पता थी 85, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 85 इज इक्वल्स टू x प्लस 15। 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से हमें x की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जो कि हमारी आएगी 70 डिग्री। तो x आ गया हमारे पास 70 डिग्री। आगे देखते हैं, जब x आ गया अब दो चीजें बची हैं, y और z। अब देखें तो x प्लस 15, अगर हम इस क्वेश्चन में इस एंगल को, कौन से एंगल को, ध्यान से देखिएगा, इस वाले एंगल को मार्क कर लें एंगल 2। 1 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम फिगर में इस एंगल को मार्क कर लेते हैं एंगल 2। तो इस एंगल को ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 15 और एंगल 2 ये आपस में क्या बना रहे हैं, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से हम एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और हम इसका रीजन मेंशन कर देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखते हैं इसको VOA। तो x की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 प्लस 15। तो एंगल 2 यहां से हमारा आता है 85 डिग्री। जब 70 और 15 को ऐड करेंगे तो आएगा 85। हमने एंगल 2 निकाला क्यों, एंगल 2 तो पूछा ही नहीं गया कहीं पे, वो हमने इसलिए निकाला ताकि एंगल 2 और एंगल Z को जब देखा जाएगा तो ये दोनों क्या हैं, दो पैरेलल लाइन, यानी P और Q के बीच में है। तो दो लाइन के बीच में और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, जब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे दो एंगल होते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इस चैप्टर में ये एंगल्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन हमारे पॉसिबल हो पाते हैं करने। तो ये रीजन मैंने जैसे बताया, रीजन को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो रीजन हो गया को इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों हो गए यहाँ से इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 हमने भी यहाँ से निकाला था कितना, 85 डिग्री, बिल्कुल सही। इस 85 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल जाएगी। तो 85 जब दूसरी साइड जाएगा, यानी राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस, और यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी। तो z आता है हमारा 95 डिग्री। तो यहां से हमें हमारा z मिल गया, तो z आ गया 95 डिग्री। x निकल गया, z निकल गया, अब बचा y। अब फिगर में वापस आते हैं। फिगर में देखिए ये 2 और y प्लस 20, अब ये m और n के बीच में है। ध्यान से देखिए दोनों एंगल कौन कौन से, 2 और y प्लस 20, ये दोनों m और n के बीच में है, और ट्रांसवर्सल जा रही है इसके बीच में से P, तो दोनों एक ही साइड पर है ट्रांसवर्सल के। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एंगल 2 प्लस y प्लस 20
इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका रीजन भी हो गया को इंटीरियर एंगल। ये वाला स्टेप बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे हमने को इंटीरियर एंगल्स के लिए किया था। तो अब क्या करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू हमने 85 निकाल ली थी, प्लस y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। 85 प्लस 20 को ऐड करके जब ये दूसरी साइड जाएगा ये बन जाएगा माइनस। माइनस में क्या होगा, जब 85 और 20 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 105 डिग्री और y यहाँ से आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। सो इट बिकम्स वेरी इजी, एकदम इजी पीजी बन गया ये क्वेश्चन। x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म यहाँ पे। इसका और पार्ट भी है, आइए उसे भी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 32 के और पार्ट में कहता है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। DE जो है वो पैरेलल है BC के। इफ एंगल ADF ये दे रखा है हमें यहाँ से 130 डिग्री, तो यहाँ से ADF हमें मिल गया 130 डिग्री, और एंगल C जो है वो है 50 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, C जो में हो गया यहाँ से मिला हमें 50। तो जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, कौन कौन से एंगल हमें दे रखे हैं, एंगल ADF और एंगल C। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड एंगल ADE। ADE तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिखता है हमें कि 130 और ये एंगल ADE आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही इजीली। तो एंगल ADF प्लस एंगल ADE इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री एंड रीजन इज LP। लीनियर पेयर, तो ये बन गया लीनियर पेयर। तो एंगल ADF की वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 130 ADE, और यहाँ से हमारा एंगल ADE कैलकुलेट हो सकता है बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली। 130 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल ADE। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। सेकंड पार्ट देखें, एंगल ABC। ABC हमें ये वाला एंगल निकालना है, हमें मार्क कर देते हैं। एंगल ABC निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में दिया गया है DE जो है वो पैरेलल है BC के, और अगर पैरेलल है तो AB बन जाएगी ट्रांसवर्सल, और ADE जो एंगल हमने अभी निकाला है और ABC जो हमें निकालना है, ये दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सही, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से एंगल ADE इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, और रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ADE हमने ऊपर निकाला है 50 डिग्री, तो यहां से हमारा एंगल ABC भी आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। बड़े नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पूछता है एंगल DEC। DEC हमें निकालना है ये वाला एंगल। इस बार देखिए क्या है इस वाले एंगल में, ये है इस पैरेलल लाइन के नीचे और ये है इस पैरेलल लाइन के ऊपर, यानी ये दोनों हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये है बिटवीन द पैरेलल लाइंस एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों एक ही साइड पर हैं ट्रांसवर्सल के, पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ऐसे एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। यहां से हमें क्या मिला, एंगल DEC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जब दो एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसके आगे क्या करना है, हमें वैल्यू डालनी है। बहुत ही सिंपल बन गया ये क्वेश्चन। ये बन गया 50 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री, और एंगल DCE तो हमें निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर हमें एंगल्स के बारे में समझ होगी। जब हम समझ जाएंगे अच्छे से कि ये एंगल्स क्या होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब सप्लीमेंट्री होते हैं, तब ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल DEC की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये एंगल भी मिल जाता है, और हमारा इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट निकल गए। तीनों पार्ट होते हैं खत्म। आइए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस
whose diagonals are of length 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको रोम्बस के बारे में बात की गई है। तो हम आइए पहले रोम्बस ड्रॉ कर लें। तो रोम्बस हम अगर ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस की शेप जैसा आप सब जानते हैं ऐसी दिखती है। हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये हो गया रोम्बस। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दिए है डायगोनल। तो डायगोनल जब हमें दे रखी है तो एक हो गई 12 सेंटीमीटर, तो इसको मार्क कर देंगे हम 12 सेंटीमीटर, और एक होती है इसमें इस क्वेश्चन के लिए 16 सेंटीमीटर। तो अगर एक 12 है, हमें पता है अगर पूरी की पूरी डायगोनल 12 है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी O पॉइंट तक हो जाती है बाइसेक्ट। तो जैसा कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट हो जाती हैं, तो अगर AC 12 है तो पॉइंट O पर यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये आधी हो जाती है यानी हाफ हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो 12 का हाफ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो AO हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर BD हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, यानी हमें दूसरी डायगोनल दे रखी है। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में था, एक हमें दे रखी थी 12 और एक हमें दे रखी है 16। तो जब हमें यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दी है तो इसका भी हाफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक यानी O पॉइंट तक ये हो जाएगी आधी। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम और रोम्बस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो हमें यहाँ से ट्राइंगल AOD में एंगल AOD मिलता है 90 डिग्री। रीजन क्या है कि रोम्बस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे राइट एंगल्स बनते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो PT के द्वारा यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी बहुत जरूरी है। बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ पे p स्क्वायर को इधर कर देते हैं, h स्क्वायर को इधर कर देते हैं, इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं। तो h क्या है हमारा, जो स्लांट होती है, जो टेढ़ी वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इस ट्राइंगल में AOD में टेढ़ी वाली साइड कौन सी दिख रही है, जो टेढ़ी वाली लाइन जा रही है वो है हाइपोटेनियस। तो ये हो गई AD जो कि इस रोम्बस की साइड भी है। P यानी परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर हो गई AO, तो AO स्क्वायर, और B मतलब बेस, तो बेस होती है यहाँ से OD। तो ये बनता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। AD तो हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। तो AD है रोम्बस की साइड। AO क्या है, AO हमने ऊपर लिखी, ये देख सकते हैं आप 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। OD लिखें या फिर BO लिखे, दोनों बात बराबर है क्योंकि BD का आधा OD ही है। तो हम BO के साथ साथ इसको OD भी लिख सकते हैं। तो OD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से आंसर आता है 100, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू आती है 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल जब होगा तो आप देखेंगे तो AD आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AD क्या था, जैसा कि हमने अभी बताया, AD था रोम्बस की साइड। तो रोम्बस की साइड AD आती है 10 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। बिल्कुल यही करना था, तो हमारा आंसर यहाँ खत्म होता है। यहाँ पे एक चीज हम बता देते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स होती हैं इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो AB भी 10 हो जाएगी, AD भी 10 हो जाएगी, AD तो हम निकाल ही चुके हैं, CD भी 10 हो जाएगी और BC भी 10 हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस तो उसका आंसर भी 10 होता, क्योंकि एक साइड 10 तो सारी की सारी साइड 10। जैसा कि स्क्वायर में आपने पढ़ा था वैसा ही रोम्बस में भी होता है। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। बढ़े आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेक्शन डी में होते हैं 4 मार्क्स के, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। तो शुरू करते हैं 35th क्वेश्चन से, यानी सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8, 9, 10। यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि सबसे पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 100 होता है 10 का स्क्वायर, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो किसी का स्क्वायर हो और वो नंबर 8, 9, 10 से डिवाइड होना चाहिए।
तो यहाँ से दो बातें दिखती हैं हमें कि एक तो वो स्क्वायर होना चाहिए और इन तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए। अगर इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए तो उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमें निकालना है एलसीएम किस किस का, 8, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो आइए इसका एलसीएम देखें, एलसीएम क्या होगा। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 10 का, तो आपको मिलेगा ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलता है जब आप इन सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है इसका एलसीएम जो कि होता है 360। तो एलसीएम आया 360, लेकिन 360 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला हमें, जब हमने इसके पेयर यहाँ पे देखे थे तो इन दोनों का पेयर बन गया था। 9 तो होता है 3 इंटू 3 का पेयर, तो 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहां से बचता है अकेला 2 और अकेला बचता है 5। तो यानी कि हमें 2 एक एक्स्ट्रा चाहिए और एक चाहिए 5 एक्स्ट्रा। दैट मीन्स हमें चाहिए एक 10 एक्स्ट्रा, ताकि हम उसको 360 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर भी होना चाहिए किसी का, और वो 8, 9 और 10 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 360 तीनों से डिवाइड तो होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। हमने क्या किया, हमने ऐसा नंबर ढूंढा कि जिससे इसको मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये क्या बन जाए, स्क्वायर। तो वो मिलता है हमें 10, और जब 10 से मल्टीप्लाई कराया गया तो आंसर आया 3600। तो इसका आंसर होता है 3600। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया, 3600। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स। यानी हमें इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या हुआ है, पहले देखते हैं। 2 इयर्स यानी हमें टाइम मिल गया यहाँ से 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मिल गया। कंपाउंडेड एनुअली इज 18। ये भी 18 क्या है, जो शुरू में क्वेश्चन में बात की गई थी, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई और एस आई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 18। और हमें यहाँ से P पता है, नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ से क्या पता है, फाइंड द सम पूछ रहा है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो हमें यहाँ से P निकालना है। दिया क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, जो कि होता है P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस p, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, PRT बाय 100 इक्वल्स टू 18। तो हमें यहाँ से ये मिलती है एक इक्वेशन जिसे हमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। P तो हमें पता ही नहीं, हम क्या करेंगे, R की वैल्यू डालें। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से और अपना आंसर निकालते हैं। तो ये आया 6/100। टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स, तो ये हो गया 2 माइनस पी ऐसे ही R डला यहाँ पे कितना 2 ना 6 डलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम 2 है, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 18। ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 1 प्लस 6/100, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, ये बन जाएगा 100 प्लस 6 अपॉन 100। तो एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। ये 6 2 12, तो ये आता है 12p बाय 100 इक्वल्स टू 18। 100 प्लस 6 होता है 106, और 106 अपॉन 100 को जब हम सॉल्व करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा 11236 बाय 10,000। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आ जाएगा, ये मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमें लेना है एलसीएम। इसके नीचे है 1 और तीनों के साथ है p। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10,000, और इसको सॉल्व करेंगे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स लगेगी बिल्कुल यहाँ पे। और हम इसको करेंगे सॉल्व। 36p, ये 36p आया इन तीनों को सॉल्व करने पे। इन दोनों को ऐड कराएंगे
और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 36p, और नीचे का 10,000 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हो रहा था डिवाइड। इसके बाद 36 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, हम इसको वहाँ पे लेके जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, हल्ला मचाएंगे, नंबर लेकर आएंगे। 36 आ गया नीचे, तो 18 से इसको कैंसिल किया, 18 टू 36, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 5 10, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है P इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल निकल गया, बहुत ही बढ़िया, तो आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन, फटाफट से 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके 3 क्वेश्चन बचे इस पेपर के, जल्दी से जल्दी आइए इसको पूरा करें। क्वेश्चन 37 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है अगर x+2 फैक्टर है इस पूरे पॉलिनोमियल का। फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर आता है 0, यानी हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे x+2 और इस पॉलिनोमियल को, तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब ये है कि 0 आएगा या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करें। इसे फटाफट सॉल्व करेंगे, हम इस डिवीजन के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको ये डिवीजन समझना है, अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि ये कैसे हुआ, तो इसका लिंक आपको ऊपर राइट साइड पे टॉप में दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये डिवीजन कैसे करते हैं वो सिखाएगा। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आइए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्विकली लेट्स सॉल्व दिस। x को बनाना है 4x4, तो ये हो गया 4x³ तो यहाँ पे मिला हमें 4x4 प्लस माइनस गेट कैंसल, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, वो आएगा 8x³ प्लस 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 साइन चेंज माइनस, दोनों को जब माइनस करेंगे 8 का साइन बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा -6x³, और बाकी की सारी टर्म ऐसे ही उतर जाएगी। ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे नहीं होता, किसको कब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक डाला हुआ है, तो आप बहुत आराम से वहाँ से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब x को बनाना है हमें -6x³, जो -6x³ बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, -6x² से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -6x³ साइन चेंज, साइन चेंज गेट कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 2 6 12x², तो ये आया 12x² प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों होंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ आ जाएगा 9x², और ऊपर की टर्म्स सारी ऐसे ही आ जाएंगी नीचे। इसके बाद आता है 9x², x को बनाना है 9x², तो 9x से होगा मल्टीप्लाई, तो ये आया 9x² प्लस माइनस गेट कैंसिल, 2 से 9 मल्टीप्लाई किया 18x प्लस प्लस प्लस, यहाँ आया माइनस 8 माइनस 18 आ जाएगा -10x प्लस 5a। अब करना है हमें -10x बनाना है, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं -10 से, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x साइन चेंज प्लस गेट कैंसिल, 2 10 20, तो यहाँ आया 20 प्लस माइनस माइनस साइन चेंज, ये हो गया प्लस। तो यहाँ से देखिए 5a और 20 आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा 5a प्लस 20 का साइन यहाँ पे प्लस का होगा जो नीचे होता है। अब रिमाइंडर इनका आया है 5a प्लस 20, इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर आया 5a प्लस 20, बट यहाँ लिखा है कि ये फैक्टर है, दैट मीन्स जो भी रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा, तो इसको हमने यहाँ से लिखा 0 के इक्वल, और हमने यहाँ से इसकी 5a इज इक्वल्स टू -20 करके सॉल्व किया, और a की वैल्यू आ गई -4, तो यहाँ से a आता है -4। आइए इसका और पार्ट भी देखें। 37 में हमें डिवाइड ही करना है, हमें निकालने हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दे रखी है -x⁻², और उसके बाद है 6x⁻3, बट ये तो हो गई गड़बड़, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले 6x³, फिर लिखा है -x², फिर -10x -3, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद इसकी जब डिवीजन स्टार्ट की जाएगी तब इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, और x की पावर आ जाएगी 2, तो ये हो गया 6x³
प्लस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x। फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए, इसको करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। आगे की क्लासेस, बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो आगे भी ये सब सॉल्व होगा। इसके बाद आता है 3 3 4 ज़ा 12, एक्स माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से मिला 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 ऊपर है, 2x माइनस 3 यहाँ, तो 2x माइनस 3 1 ज़ा 2x माइनस 3, तो ये हुआ 2x प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल 0। तो ये आता है हमारा क्वेश्चंट, यानी कि क्वेश्चंट आया यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और रिमाइंडर आता है 0। तो रिमाइंडर यहाँ से आ गया 0। तो यही दो चीजें पूछ रहे थे, फाइंड द क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर। ये होता है क्वेश्चन खत्म। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है ऑल्सो चेक योर आंसर, तो हमें आंसर भी चेक करना होता है। अब आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, बचपन में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए डिविडेंड के इक्वल, यानी जिससे हमने डिवाइड किया है उसको क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होना चाहिए इस बड़े वाले पॉलिनोमियल के इक्वल जो इस डिवीजन में अंदर होता है। तो जल्दी से जल्दी क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हमारा क्वोशिएंट है, ये आ गया क्वोशिएंट, और डिवाइजर क्या था हमारा 2x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर है 0। तो 0 को लिखे ना लिखे एक ही बार। अब 2x को जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6x क्यूब, 2x 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर माइनस 3 की बारी, माइनस 3 को 3x स्क्वायर से, यानी हमें पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को यानी 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 3 को 4 से किया तो ये होता है माइनस 12x और माइनस 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्यूब वाली हमारी कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन स्क्वायर वाली है, स्क्वायर वाली है 8x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, 2x माइनस 12x होता है माइनस 10x माइनस 3। ओहो बिंगो, ये क्या आ गया, ये बिल्कुल वही आ गया जो क्वेश्चन में बोला गया था, यानी हमारा आंसर होता है यहाँ से चेक। डन 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 डन। तो आइए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हम इसको रफली फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है। आपको बनाना है एम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का, ओ 5 सेंटीमीटर का, ओपी 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से एक रफ फिगर बनाते हैं। एम में आप क्या करेंगे, हमें एंगल दे रखे हैं एन और ओ के, तो ऐसी लाइन बनानी है जिसमें ओ और एन दोनों हो, वो मिलता है हमें 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से ओ और एन बना लें 5 सेंटीमीटर, सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, हमें चाहिए एंगल एन 60 डिग्री, यानी एन पे हम रखेंगे कंपस और यहाँ से बनाएंगे 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा इसको अपने कंपस से बनाना है, सेमी सर्कल खींचें, यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे और आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का एंगल। फिर बनाना है हमें ओ पे 135। 135 कैसे बनेगा, पहले एक सेमी सर्कल बनेगा, यहाँ से आर्क लगेगी, जैसे आप 90 डिग्री का बनाते हैं, तो यहाँ से बन गया ये 90 डिग्री, लेकिन इसको बनाइएगा डॉटेड, क्योंकि हमें 90 नहीं बोला, हमें बोला है 135। 135 होता है किस किस के बीच में, 90 और 180 के बीच में, यानी एक बार रखें इस कंपास को यहाँ, यानी कि रेड वाले पॉइंट पे, और एक बार रखें 180 वाले पॉइंट पे और इसको कर दें बाइसेक्ट। मैं दोबारा बताता हूँ, 90 पे रखें, 180 पे रखें और इसको कर दें बाइसेक्ट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 135 डिग्री का एंगल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लाइन में स्ट्रेट नहीं शो कर सकता, इसलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या आता है हमारा, एन बन गया, ओ बन गया। आगे बढ़ते हैं,
ओ एन के बाद हमें चाहिए एम एन। तो एन से जो लाइन गई है वो कहाँ कितनी लंबी जाएगी, इसको तो हम कहीं तक भी लेके चले जाएंगे, हमारी तो स्क्रीन ही खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे, एन पे रखेंगे, आर्क लगाएंगे, उसको नाम देंगे एम। ऐसे ही ओ से बनेगा पी, ओ पे हम 4.5 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे और आर्क लगाएंगे जो कि बन जाएगा पॉइंट पी, और फिर कर देंगे पी और एम को ज्वाइन। तो यहाँ से हमारा बनता है एम एन ओ पी। इसको लेबल करना ना भूलें, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी फिगर। कुछ ऐसी सी हमारी कंस्ट्रक्शन दिखेगी, बट थोड़ी साफ सुथरी दिखेगी, नॉट लाइक दिस। ध्यान से बनाइए, मार्क्स लेके जाइए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते जाइए। आइए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दिया है मेटालिक सिलेंडर, वो भी हॉलो। तो इसकी होगी कोई ना कोई थिकनेस, थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से जो ये रेड कलर से मार्क्ड है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको मेंशन कर दिया हमने, ये हो गई थिकनेस 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, इट इज़ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये जो इसकी हाइट है 42 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से h होती है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर रेडियस। अब इनर रेडियस क्या होगा, तो इनर रेडियस को हम मार्क कर रहे हैं ग्रीन कलर से। तो यहाँ से अगर हम इनर रेडियस की बात करें, इतना, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, अगर इनर सेंटीमीटर 10 है और ये थिकनेस 2 है, तो आउटर रेडियस यानी सेंटर से लेके बाहर तक का रेडियस कितना हो गया, 10 प्लस 2, ये होता है 12। फिर से देखते हैं ये 12 कैसे आया, इनर रेडियस है 10, थिकनेस है 12, यानी ग्रीन प्लस रेड को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस आ गया 12। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, जो इनर रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और जो आउटर रेडियस है वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आता है 10 और 12, तो यहाँ से आता है 10 और 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर अज्यूमिंग इट ओपन एट द बोथ एंड्स। तो हमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, लेकिन हॉलो सिलेंडर। जब भी ऐसे हॉलो सिलेंडर की बात होती है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाता है पाई एच, रेडियस ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनर स्क्वायर, यानी आउटर रेडियस और इनर रेडियस के स्क्वायर करके उन्हें माइनस करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला मिल जाए क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है। तो हाइट है 42, आउटर रेडियस जैसा कि हमने लिखा वो है 12, तो 12 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस है 10, तो 10 स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे, 7 6 42, 22 इंटू 6, और 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 144 माइनस 100 होगा ये 44 इंटू 6 था यहाँ पे और यहाँ था 24। तो इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 5808 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब वॉल्यूम है इसलिए यूनिट आएगी क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। इसका और पार्ट देखें, 39 का और पार्ट कहता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर गिवन टू अस। तो लेंथ दे रखी है 4.5 मीटर, ब्रेड दे रखी है 3 मीटर, हाइट दे रखी है 350 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, तो बट हम इसके जाल में नहीं फंसेंगे। क्या ट्रिकीनेस है यहाँ पे, ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर। तो 350 को हम करेंगे डिवाइड 100 से, क्योंकि हमें जाना है सेंटीमीटर से मीटर में। तो 100 डिवाइड करते ही ये बन गया मीटर। सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, अब नीचे बची 1 0, तो ये बनता है 3.5 मीटर। आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें, फाइंड एक्सपेंडिचर प्लास्टरिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ रूम एट द रेट ऑफ कितना, यानी हमें कॉस्ट निकालनी है कि वॉल और सीलिंग को जब प्लास्टर किया जाएगा तो कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया। किस किस का निकालना है हमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है हमें वॉल्स का प्लस सीलिंग का। तो वॉल्स का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया के इक्वल एक क्यूबॉइड का। रूम होता है क्यूबॉइड शेप का,
इसलिए यहाँ लगेगा CSA ऑफ क्यूबॉइड, और सीलिंग होती है रेक्टेंगल शेप की, इसलिए यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l+b इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू बी। तो वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर लिखकर आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए हमने ये सॉल्व कर दिया है, फटाफट से वैल्यूज डाल दी हैं। लेंथ की डाली 4.5, 3, 3.5। तो पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों को कर देंगे प्लस। तो इनको सॉल्व करके आया 52.5, और यहाँ से हमें मिला 13.5। दोनों को ऐड किया 66। तो सरफेस एरिया आता है 66। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे सरफेस एरिया के साथ। तो यहाँ से आंसर आता है 8 6 48, 48 एंड 4 is 52। तो ₹528, सॉरी। तो ₹528 लगेगा टोटल कॉस्ट प्लास्टरिंग में। तो ये क्वेश्चन भी खत्म। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनाना है एक हिस्टोग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 52%। हमें यहाँ पे 52% का वेट दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बनाइए ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में जब ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राफ बनेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ ये होती है हमारी y एक्सेस, तो इसको हमने मार्क कर दिया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे y एक्सेस, और ये होती है हमारी x एक्सेस, तो हमने यहाँ लिख दिया x। अब किया क्या हमने, यहाँ सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि किंक दिया है। किंक का क्या मतलब होता है कि जब 0 के बाद इक्वल गैप्स, पहला गैप इक्वल नहीं होता। ध्यान से देखिए, 60 के बाद 65, 70, 75, 80 हमने यहाँ पे लिया है, तो 5 का गैप है। लेकिन 0 से 60 में 5 का गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गैप है, तो हमने दिया किंग, यानी पहला गैप अनइक्वल है, बाकी के इक्वल है, तो हम यहाँ देते हैं गैप। और यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 से हमने 12 तक मार्क कर दिया है। फिर हमने क्या किया, तो देखें सबसे पहला है 60 से 65, तो 60 से 65 के लिए बार कहाँ तक जा रहा है, 12 तक, तो हमने 12 तक ले गए। ऐसे 65 से 70 के लिए, 65 से 70 के लिए 9, 70 से 75 के लिए 11, 75 से 80 के लिए 10, फिर 80 से 85 के लिए 6, ऐसे ही 85 से 90 के लिए 4। तो ये बनता है हमारा हिस्टोग्राफ। तो यहाँ से हो जाता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, जैसे कि ये है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और इस सैंपल पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का और पार्ट। इसमें क्या करना है, हमें इसमें फॉलोइंग टेबल दे रखा है, नीचे एक टेबल दिया है, एक्सपेंडिचर दे रखा है परसेंटेजेस में। हमें बनाना है इसका पाई चार्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें बनाना है इसका पाई चार्ट। तो आइए इसका पाई चार्ट बनाएं। लेकिन पाई चार्ट बनाने से पहले हमें इसकी परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी कि कितने, लेकिन पाई चार्ट बनाने से पहले हमें इसके डिग्री, मेजर ऑफ एंगल, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, आइए देखें। यहाँ से ये हमने बनाया आइटम, एक्सपेंडिचर, फ्रैक्शन और एंगल, एक टेबल बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, 15% है तो ये हो जाएगा 15/100, और ये हो जाएगा 20/100। ऐसे ही हर एक में परसेंटेज हटा के हम यहाँ लगा देंगे 100। तो फटाफट से हम इसको लिखते हैं। अब क्या करना है, हमें निकालना है एंगल, सेंट्रल एंगल। जैसा कि आप सबको पता है वो होता है 360 डिग्री। तो हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। तो एक हम आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से 360 में से 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 2 18 ज़ा होता है 36। और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 54। तो यहाँ से हमें मिला 54 डिग्री। ऐसे ही जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपको इनके एंगल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 72 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री, 108 डिग्री। कैसे आया ये, हर फ्रैक्शन को 360 से करना है मल्टीप्लाई।
ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से आप बना सकते हैं पाई बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डीएवी स्कूल्स के, जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, उसके सैम्पल पेपर, उसमें आने वाले बोर्ड पेपर का ये एक जस्ट सैम्पल पेपर है। इसको कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, करिए, सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है एक सैम्पल पेपर, आगे के सैम्पल पेपर और सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को कीजिए, जितने से जितना शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, अपने स्कूल में कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।